हाय, मेरा नाम प्रणव है और आज हम बात करने वाले हैं हीम डिग्रेडेशन एंड जॉन्डिस के बारे में। तो हीमोग्लोबिन पहले टूटता है और बनता है हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन टूटने के बाद बन जाता है अमाइनो। ग्लोबिन टूटने के बाद अमाइनो एसिड जो रिलीज होते हैं वो जाते हैं अमाइनो एसिड पूल में। अब बात करते हैं हीम की। हीम बनाता है बिलीवर्डिन हीम ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में। बिलीवर्डिन बनता है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में। ये बिलीरुबिन जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है तब वो एल्बुमिन से कंबाइन हो जाता है और बनाता है बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स लिवर पे पहुंचने के बाद टूट जाता है और एल्बुमिन चला जाता है। बिलीरुबिन यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस के प्रेजेंस में 2 यूडीपी ग्लूकोरोनेट से कंबाइन करता है और बनाता है बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड। ये बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन बाइल में सिक्रीट होता है और ये बाइल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। ये बिलीरुबिन यूरोबिलिनोजन बनता है बैक्टीरियल एंजाइम की वजह से। यूरोबिलिनोजन अगर फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में तो फिर वो बन जाएगा यूरोबिलिन और ये यूरोबिलिन किडनी में फिल्टर होने के बाद यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। और अगर यूरोबिलिनोजन अब्जॉर्ब नहीं होता है तो स्टर्कोबिलिन बन के फीशीज के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगा। टोटल बिलीरुबिन होता है 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है 0.0 से 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कॉन्जुगेटेड का मतलब हुआ बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड और अनकॉन्जुगेटेड का मतलब हुआ वो बिलीरुबिन जिसपे यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज ने एक्ट नहीं किया है। अब बात करते हैं जॉन्डिस की। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस होता है येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन स्क्लेरा म्यूकोसा ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया। मतलब जब बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा तब बिलीरुबिन स्किन स्क्लेरा और म्यूकोसा में जाके डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ पे येलोइश पिगमेंटेशन हो जाएगा। जॉन्डिस पैथोलॉजिकली 3 टाइप का होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अलग होता है। पहले बात करते हैं प्री हेपेटिक की। प्री हेपेटिक क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी का हीमोलाइसिस बढ़ जाता है। अगर आरबीसी का हीमोलाइसिस बढ़ जाएगा तो ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। आरबीसी का हीमोलाइसिस होता क्यों है? क्योंकि इन कारणों से सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब में स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी को किल कर देता है और बिलीरुबिन रिलीज हो जाता है। बाकी पॉइंट्स, नॉर्मल स्टूल होगा। क्यों नॉर्मल स्टूल होगा? क्योंकि ये बिलीरुबिन जो होता है वो उसका कॉन्जुगेशन हो सकता है क्योंकि लीवर में कोई डिसफंक्शन नहीं है और फिर बाद में वो बिलीरुबिन के द्वारा एक्सक्रीट करने के बाद में स्टूल को कलर दे सकता है। इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स की बात हम बाद में करेंगे जब हम बात करेंगे वेन डर बर्ग के बारे में। और ये इंक्रीज यूरोबिलिनोजन इन यूरिन क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा है, इस वजह से ब्लड में ज़्यादा है, इसलिए वो जो बिलीरुबिन होगा उसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं, उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे और यूरोबिलिनोजन बनाएंगे और यही यूरोबिलिन बनेगा और ये यूरोबिलिन फिर एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। फिर बात करते हैं हेपेटिक के बारे में। हेपेटिक जॉन्डिस यानी कि लिवर डिसफंक्शन। इसमें हिपैटिक लीवर में प्रॉब्लम है, इसमें प्री हिपैटिक लीवर में प्रॉब्लम नहीं, लीवर से आने वाली पहले स्टेज में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हीमोलाइटिक। लिवर डिसफंक्शन क्यों हुआ? लिवर सिरोसिस की वजह से, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से, वायरल हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम हो गई है, ज़्यादा कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है और इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों का लेवल बढ़ रहा है। इसके कुछ खास फीचर्स, जब लिवर में कोई किसी तरह का डिफेक्ट होता है, किसी तरह का डिसऑर्डर होता है तो एएलटी और एएसटी का लेवल बढ़ जाता है। एएलटी क्या होता है? एलानिन ट्रांसअमीनेज। एएसटी क्या होता है? एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। इसके लेवल्स इस लेवल्स के ऊपर जाएंगे तो मतलब लीवर में कोई डिसफंक्शन है और स्टूल या तो नॉर्मल होगा या तो पेल होगा।
अब बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की। इसमें ना तो आरबीसी का हीमोलाइसिस ज़्यादा है, ना ही लीवर में कोई डिसफंक्शन। इसमें बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि बाइल का फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि बाइल डक्ट में किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया है। क्यों ब्लॉकेज आ गया? या तो कॉलीलिथियासिस यानी कि गॉल स्टोन हो गया है बाइल डक्ट में, या फिर एडजॉइनिंग टिश्यू ट्यूमर। बाइल डक्ट के आसपास कोई टिश्यू होगा जैसे कि पेनक्रियास, अगर उसमें ट्यूमर हो जाएगा तो बाहर से उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इस वजह से राइजिंग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यानी कि बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन हो चुका है, लेकिन वो इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बॉडी में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गई है। एएलपी, जब बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेटेस की मात्रा का अमाउंट बढ़ जाता है 13 Ka यूनिट पर डेसीलीटर से ज़्यादा। पेल स्टूल्स, क्योंकि बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से स्टूल्स के साथ में बाइल पिगमेंट रिलीज नहीं हो रहा है, जिस वजह से स्टूल का कलर पेल होगा। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल और न्यूनेटल जॉन्डिस की। जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें शुरुआत में जॉन्डिस दिखता है। क्यों? क्योंकि यूडीपी ग्लूकोनिल ट्रांसफेरेज का एक्टिविटी बहुत लो होता है, जिस वजह से उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये कंडीशन 2 वीक्स के अंदर ठीक नहीं होती है तो बच्चे को फोटोथेरेपी और फिनोबार्बिटॉल दिया जाता है। फिनोबार्बिटॉल से लीवर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, और फोटोथेरेपी में बच्चे को ब्लू लाइट का एक्सपोजर दिया जाता है, जिस वजह से बिलिरुबिन लुमिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और लुमिरुबिन जो है वो इजीली एक्सक्रीटेबल फॉर्म है बिलिरुबिन का, जो कि फिर यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ टेस्ट की। फाउचेट टेस्ट यूरिन में अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट है तो हम फाउचेट टेस्ट करते हैं। फाउचेट टेस्ट में पहले यूरिन सैंपल को BaCl2 को डालते हैं यूरिन सैंपल में, और फिर उस सैंपल को फिल्टर कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि बिलिरुबिन जो होता है वो बेरियम क्लोराइड के साथ में एड्जॉर्ब हो जाता है, और फिर हम उस फिल्टरेट पे फाउचेट रिएजेंट डालते हैं और उसका कलर ग्रीन या ब्लू हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। फिर बात करते हैं हेज सल्फर टेस्ट की। अगर हम उस यूरिन सैंपल में थोड़ा सा सल्फर पाउडर डालेंगे और अगर वो सल्फर पाउडर सिंक हो जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि उसमें बाइल सॉल्ट है। ये हो गया बाइल सॉल्ट का टेस्ट, ये हो गया बिलिरुबिन का टेस्ट। अब बात करते हैं वेंडरबर्ग टेस्ट की। वेंडरबर्ग टेस्ट में 2 स्टेप होते हैं। पहला कि उसमें डाईएज़ोसल्फानिलिक एसिड डालते हैं। अगर डाईएज़ोसल्फानिलिक एसिड से पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका मतलब उस यूरिन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है, इसलिए इसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं। पर अगर डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोग फिर बाद में दूसरे स्टेप में अल्कोहल मिक्स करते हैं, और अल्कोहल मिक्स करने के बाद में अगर पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बना तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। बाईफेजिक रिस्पॉन्स क्या होता है? पहले हमने डाईएज़ोसल्फानिलिक एसिड डाला, पर्पल कलर आया, और फिर हमने अल्कोहल फिर एक और बार डाला। अगर अल्कोहल डालने के बाद में कलर और डीप हो जाता है, इसका मतलब कि उसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बिलिरुबिन है, इसको कहते हैं बाईफेजिक रिस्पॉन्स। बस आज के लिए इतना ही जॉन्डिस में। वीडियो में जो पसंद आया हो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।